कल तक जो किया वो क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन? मिक्स वेरिएंस का, हाँ हाँ, आप सारा डिस्कस करते हैं उसको। कल का जो अपन ने किया है उसको अपन थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। एक कल अपन ने समझी कोस्ट, कोस्ट क्या होती है, उसमें कोई कंफ्यूजन? फिर अपन ने किया स्टैंडर्ड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होती है? एक प्री डिटरमिन्ड कोस्ट जो कि हमें पहले ही डिसाइड कर लेते हैं अपनी फ्यूचर कंटीजेंसी को ध्यान में रखते हुए। उसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर होती है, कितना मटेरियल किस रेट पे, कितनी नॉर्मल वेस्टेज, कितने लेबर आवर्स, कितनी मशीनरी आवर, कितने वेरिएबल ओवरहेड, कितने ओवरहेड, सब कुछ प्री डिटरमिन करके हम जो कॉस्ट निकालते हैं उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। बजट अपन ने डिस्कस किया डिटेल में, ये अपन बजट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी अपन इसको एक बार कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ ली। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अपन ने कोई भी सम करना है, चाहे वो मटेरियल वेरिएंस होगा, चाहे लेबर वेरिएंस आएगा, कोई भी वेरिएंस आएगा, सबसे पहले अपने सम में देखनी है एक्चुअल आउटपुट कि एक्चुअल आउटपुट कहां पे है। क्योंकि जब अपने पास एक्चुअल आउटपुट आती है उसी से वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनती है। पहले तक वो एक बजट होता है। मैंने आज एक बजट बना लिया 1 लाख यूनिट का कि 1 लाख यूनिट मैं प्रोडक्शन करूंगा, उसका ये रेट होगा, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी, ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस होंगे, दैट इज कॉल्ड बजट। वो वहां पे बजट है कि 10 रुपया मेरा ये कॉस्ट आने वाला है, 3 रुपया लेबर लगना है, 2 रुपया फिक्स्ड ओवरहेड लगने हैं, ये आपका बजट है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। जब आप एक्चुअल उसकी आउटपुट कर लोगे, वो या तो 90,000 यूनिट बनेंगे या 95 बनेंगे या 1 लाख से ऊपर बन जाएंगे, तब उससे रिलेटेड जब आप कॉस्ट निकालोगे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी एक्चुअल आउटपुट ढूंढ के अपने जो भी वेरिएंस स्टार्ट करना है सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट से स्टार्ट करना है। कल अपन ने ये डिस्कस किया था मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में किया था अपन ने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये मटेरियल टोटल वेरिएंस, इसको अपन मटेरियल टोटल वेरिएंस बोलते हैं और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। ये फिर से समझते हैं, ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट का और एक्चुअल कॉस्ट का। स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि आपकी एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी। इसलिए पहले आप एक्चुअल आउटपुट पकड़ते हैं, उसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये स्टैंडर्ड हमारी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, ये रेट लगनी चाहिए थी, तो हमारी वो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाती है। एक्चुअल कॉस्ट हमें दी होती है कि एक्चुअल मटेरियल कितना लगा और किस रेट पे लगा। इसको फॉर्मूले में हम ऐसे डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। क्लियर है यहां तक? इसके 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल रेट वेरिएंस। इसको हम प्राइस वेरिएंस भी बोलते हैं, रेट वेरिएंस भी बोलते हैं। ये होता है कि प्राइस की वजह से क्या डिफरेंस आया, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्वांटिटी है जो वो एक्चुअल आती है, ये अपन ने डिस्कस किया है क्यों आती है, कैसे आती है। क्लियर यहां तक? फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ये क्या होता है? ये इनपुट वेरिएंस से रिलेटेड होता है कि हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगना चाहिए था और अपन ने क्या लगा दिया। क्वांटिटी कम लगनी चाहिए थी, ज्यादा लगा दी, या ज्यादा लगनी चाहिए थी, कम लगा दी। क्वांटिटी का जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं। कि एक चीज बनाने के लिए हमारा 500 ग्राम मटेरियल लगना चाहिए था, 500 ग्राम से आपकी आउटपुट 1 यूनिट आनी थी, आप या तो 550 ग्राम लगा दो या 525 ग्राम लगा दो, वो आपकी क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा। बट आउटपुट सेम के लिए ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आउटपुट आपकी सेम होनी चाहिए। इसको हम फॉर्मूले में कैसे डिटरमिन करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, इसके फिर आगे 2 पार्ट हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस।
मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है कि अब हम मिक्स में क्या डिफरेंस आया, मतलब अगर हमारे 2 या 3 प्रोडक्ट लग रहे हैं, हमने एक फिक्स कर दिया था स्टैंडर्ड कि ये इस रेशियो में लगेंगे, प्रोडक्ट ए बनाएंगे, वो हमारा उसमें 3 प्रोडक्ट लगने वाले हैं प्रोडक्ट ए के लिए, एक्स वाई और जेड। एक्स की रेशियो लगनी है 40%, इसकी लगनी है 30% और इसकी लगनी है 30%। इसके 100% से आपका 1 प्रोडक्ट बनना है इस रेशियो से में जाके। जब आप मटेरियल डालते हैं तो वो इस रेशियो में नहीं डालते, किसी भी और रेशियो में डाल देते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि अगर अपन ने मटेरियल कम ज्यादा तो लगा दिया, अगर हमने ये 100 यूनिट के लिए 100 यूनिट लगाने थे तो अपन ने ये लगा दिए 45, 35 और 30, 110 यूनिट लगा दिए। सबसे पहले तो ये क्वांटिटी वेरिएंस आ गया कि 100 यूनिट लगने चाहिए थे एक आउटपुट के लिए, हमने 110 यूनिट लगा दिए, तो ये तो क्वांटिटी वेरिएंस आ गया, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको हमने 2 पार्ट में किया, भी क्वांटिटी वेरिएंस तो ठीक है, अब इसमें मिक्स का क्या आउटपुट है और यील्ड की क्या आउटपुट है। मिक्स मींस कि हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो ठीक है, बट जो आपने एक्चुअल लगाया उसको स्टैंडर्ड रेशियो में पहले बांटते हैं कि अगर हम मिक्स सेम रखते, मिक्स की रेशियो 40-30-30 लगते तो कितना मटेरियल लगता। तो अब हम क्या करेंगे, 110 को ना 40-30 और 30 की रेशियो में बांट देंगे, जो हमारी रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। कि अगर हम 110 को मिक्स सेम रख के लगाते तो क्या आता, फिर उसमें उसको हम रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी बोल देते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बनाया रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। वो अब इसका याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मिक्स वेरिएंस निकाल रहे हैं तो यील्ड एक बार बात नहीं करेंगे। अगर यील्ड की बात नहीं करेंगे तो 100 और 110 है जो, वो तो नहीं आएगा, बराबर आएंगे दोनों, 110 और 110 आएगा। इसलिए पहले ये 110 आएगा और एक हमने जो नया रेशियो निकाला दोनों मिक्स के लिए, क्लियर है ना। ये जब आपकी टोटल इनपुट है वो बराबर होगी तभी तो मिक्स वेरिएंस निकलेगा। तो दोनों की बराबर किसकी है, रिवाइज्ड की और एक्चुअल की। अब ये बात आ गई आगे किसको रखना है, एक्चुअल को हम हमेशा पीछे रखते हैं, इसलिए एक्चुअल पीछे रहेगा, रिवाइज्ड आगे आ जाए। और ये है सारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट से, तो इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। यील्ड वेरिएंस कब आएगा, जब आपकी इनपुट में वेरिएंस होएगा, मतलब इनपुट कम या ज्यादा लगी है। अगर इनपुट बराबर लगी है तो यील्ड वेरिएंस नहीं है। यील्ड वेरिएंस का एक्चुअल मीनिंग समझते हैं क्या है कि वेस्टेज, आपने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 500 ग्राम मटेरियल लगाना था, आप अगर उससे ज्यादा लगा दोगे तो आपकी यील्ड नेगेटिव हो गई, अगर उससे कम लगेगा तो आपकी यील्ड पॉजिटिव है। ये आप दिमाग में अपने ध्यान रखना है कि जब आप वेरिएंस निकालते भी हो तो ये चेक कर लेना अपने दिमाग में कि इनपुट ज्यादा है या कम है। अगर इनपुट कम है इट मींस ये अच्छी बात है, हमने कम इनपुट में ही ज्यादा मटेरियल बना दिया, तो ये यील्ड हमारी पॉजिटिव आएगी। अगर आपका ये नहीं आता तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं फॉर्मूला हम गलत पकड़ रहे हैं। प्रोडक्ट वाइज, हाँ नहीं टोटल तो, हाँ अगर यील्ड टोटल आएगा वो टोटल कंसीडर करेंगे कि हमारा मटेरियल 100 लगना चाहिए था 110 लग गया, ये टोटल में कंसीडर करते हैं। बट जब निकालेंगे उसको वो तो अलग अलग निकालते हैं। बट इसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको हम एवरेज बेस पे भी निकाल सकते हैं कि इसको हम रेशियो पकड़ लेंगे 40-30 की करके कि एवरेज मिक्स क्या आना चाहिए था, एवरेज रेट क्या आना चाहिए था, ये उससे भी निकल जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को करने के लिए कम से कम 10 फॉर्मूले बन जाते हैं। एक प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं, बट अपने को कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद उसको किसी भी तरीके से निकाल लो। कंसेप्चुअल ये है कि यील्ड का मीनिंग अपने को क्लियर होना चाहिए। यील्ड वेरिएंस तब आता है जब आपकी इनपुट है जो उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया मटेरियल वेरिएंस यहां तक। तो अपन एक ये सेकंड सम करते हैं आज, हो गया।
या डिस्कस करते हैं? हाँ नहीं, अब चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। ये आपके उसका समी है, सेकंड इलस्ट्रेशन है आपके स्टडी मटेरियल की। ये मैं आपको वो दे दूंगा वर्किंग। ये आप यहाँ देखो, ये मैंने सब लिखा ही हुआ है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल मिक्सचर ऑफ सम इज एज अंडर। मटेरियल ए 40% लगता है, बी 60% लगता है, ये उनका स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। दिस इज स्टैंडर्ड मिक्स 40% एंड 60%, ये स्टैंडर्ड रेट है। अब इन्होंने क्वांटिटी की बात यहां तक कहीं नहीं की। द स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोडक्शन इज 10%, मीन्स अगर हम 100 का ग्राम मटेरियल डालेंगे तो हमें 90 की आउटपुट आएगी। दिस इज स्टैंडर्ड लॉस। ड्यूरिंग ए पीरियड द एक्चुअल कंजप्शन एंड प्राइस पेड फॉर ए गुड आउटपुट इज 182 kg। दिस इज 182 kg आपकी आउटपुट है। हाँ, इट मीन्स ये 90% है। तो स्टैंडर्ड इनपुट क्या आएगी? सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, हम उस पे ये स्टार्टिंग लिखेंगे कि एक्चुअल आउटपुट। उसको हम कैसे लिखेंगे? एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ये भी मेंशन करेंगे नॉर्मल लॉस है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अपना? एक्चुअल आउटपुट पे फिर डिस्कस करता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ दोबारा। ये देखो, इधर देखो, अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। ड्यूरिंग ए पीरियड द एक्चुअल कंजप्शन एंड प्राइस पेड फॉर ए गुड आउटपुट ऑफ 180 kg एज अंडर, कि आपकी एक्चुअल आउटपुट 182 है, उसके लिए मटेरियल इतना लगा है। एक्चुअल आउटपुट के लिए आपकी इनपुट कितनी है? 202। दोस्तों आपकी ये नो सॉरी, ये आपकी एक्चुअल इनपुट है, ये 200 आपकी इनपुट है। 200 की इनपुट के लिए आपका 182 kg आउटपुट आया है। अब हमने सबसे पहले बात की थी कि हमने सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट देखनी है। अपनी एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 182। अब हमने ये देखना है कि अब आपको ये रेशो तो पता नहीं 182 किस रेशो में लगा है। वो आपने बताया कि स्टैंडर्ड 40-60 की रेशो में लगना चाहिए था, वो 182 को तो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ये लॉस की बात ना की गई होती तो हम इसी को इनपुट मानते, फिर हम यही मानते कि 182 लगना था, वो 40 और 60 की रेशो में लगना था। अब हम बात करते हैं, अब हमने स्टैंडर्ड पे पहुंचना है। उसने कहा कि 182 kg आपकी आउटपुट है, तो हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है? हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि 10% लॉस तो आता ही है, इसलिए हम मानेंगे कि हमारी इनपुट 182 से ज्यादा होएगी। दिस इज आफ्टर लॉस। स्टैंडर्ड तो वही है ना हमारा। हमने सोचा था कि ये 110 kg मटेरियल लगना है, 100 लगा है। अगर हमारी 100 की आउटपुट है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा मटेरियल 110 kg लगना चाहिए था। फिर कितना लगा उससे हम कंपैरिजन करेंगे। हाँ, ये एक्चुअल आउटपुट है ना, है ये तो इनपुट है। यस, मैं कह रहा हूं कि ये जो फार्मूले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल आउटपुट आएगी आपकी, कि एक्चुअल आउटपुट है आपकी है 182 इंटू 100 बाई डिवाइडेड, ये आपकी 202 आ गई। ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड इनपुट आ गई। ये स्टैंडर्ड इनपुट आ गया। दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट, दिस इज एक्चुअल इनपुट, दिस इज एक्चुअल आउटपुट। क्लियर? अब अपन ने ये टेबल, सबसे पहले हमने ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में देखे, सबसे पहले अपन ने ये टेबल भरना है। यही टेबल बनने तक आपका सम है, उसके बाद सम कंप्लीट है। अब आपने ये चीजें देखनी है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और हमने क्या निकाल लिया। अब हमने क्या निकाल लिया? हमारी ये टोटल स्टैंडर्ड इनपुट निकाल ली हमने, 202
पॉइंट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो देखो, हमारी एक्चुअल आउटपुट दी हुई थी 192, उसके लिए हमने सोचा कि हमारा इनपुट कितना आना चाहिए, वो हमने निकाल दिया लॉस देके। अब ये कितना आएगा यहाँ पे क्वांटिटी, एक किस रेशो में होना चाहिए, 40% की रेशो में। 202 हाँ, इनपुट तो वेरी होगा ही होगा, आउटपुट सेम रहेगा। अब इस प्रेजेंट में स्टैंडर्ड क्या है, 202 लगा के आपका आउटपुट 182 आया है, नहीं आया, आना चाहिए था। ये देखो, नहीं आउटपुट तो 182 ही है, इनपुट 200 लगा है। अभी भी क्लियर नहीं तो फिर पूछो, क्योंकि ये हमारा बेस है। एक्चुअल आउटपुट देखो सबसे पहले कितनी है, एक्चुअल आउटपुट हमारी 182 है। पहले हम अब स्टैंडर्ड नहीं निकालते, एक बार एक्चुअल आउटपुट की बात करते हैं। तो एक्चुअल हमारी इनपुट क्वांटिटी कितनी लगी है, एक्चुअल 200, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 200। मटेरियल ए कितना लगा है, 90 kg, ये सब में दिया हुआ है। और बी कितना लगा है, 1 टन। किस रेट से लगा है, ये 18 और ये 34, 1620। टोटल कितना आया, ये हमारा 200 kg का एक्चुअल इनपुट है फॉर 182 kg आउटपुट। क्लियर है ये। अब हमने स्टैंडर्ड निकालना है। अब हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे। स्टैंडर्ड क्या है हमारा, कि हमारा 10% लॉस आता है। तो 182 kg अगर आउटपुट है तो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था टोटल, इसलिए हमने 182 इंटू 100/90 किया लॉस को देके। तो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट आ गई 202.22 स्टैंडर्ड इनपुट। क्लियर है यहां तक। अब 202.22 इंटू 40%, ये आपने प्रेजेंटेशन में दिखाना है कि ये 80.88 कैसे आया। मेरे पास स्पेस कम है, या तो यहाँ पे कैलकुलेशन दे दो कि इसका ये आया ऐसे 202.22 इंटू 40% इज इक्वल टू 80.88, या फिर आप इसको फॉर्मूले नीचे वर्किंग नोट में दे दो। 202.22 का 60% कितना हुआ, 121.32। स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है, 20/30, ये कितना हो गया 88.88 इंटू 20, 1617.6, और ये हो गया अपना 34 इंटू 30, 3640। इतना ही हो रहा ना। फाइव 57.8, ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये है आपकी एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो कि ये टेबल अपन ने कैसे बनाना है। क्लियर है। इसके बाद अपन वेरिएंस निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का है हमारी 5257.80, दिस इज
और एक्चुअल कॉस्ट है 5360। 5257.60 माइनस माइनस 5360, ये आ गया अपना 5257.6 माइनस 5360, 102.4 फेवरेबल। क्लियर? इसके दो पार्ट बनेंगे, एक तो नहीं, राइट, इट इज एडवर्स। इसके दो पार्ट बनेंगे। प्राइस वेरिएंस क्या आएगा? डिफरेंस इन रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। डिफरेंस इन रेट, इसमें हम दो रेट लेंगे, ए का अलग से, बी का अलग से। ए का क्या रेट है? स्टैंडर्ड रेट है 20 माइनस 18 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 90 इज इक्वल टू 180 फेवरेबल। बी का क्या है? स्टैंडर्ड रेट 30 माइनस 34 इंटू 110 इज इक्वल टू 440 एडवर्स। टोटल आ गया 260 एडवर्स। ठीक है, फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा। अपन ने प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन अपन ने पूरी उसको बतानी है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूले लगाने। आप एक दो सम सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए करेंगे कि एक्चुअल उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, या मैं आपको पूरी स्लाइड दूंगा कि इस सम को प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत मेजर पार्ट है। कि पहले तो ये ध्यान में रखना है कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट हो वो अपने ध्यान में रखना है कि दैट विल बी पार्ट ऑफ मेन सोल्यूशन। पॉइंट 1 देखे कि पॉइंट 1 कि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, जितनी उसने रिक्वायरमेंट पूछी है उतना ही बताना है। अगर उसने कहा है कि प्राइस वेरिएंस निकालो तो प्राइस वेरिएंस ही निकालना है, तो क्वांटिटी वेरिएंस नहीं निकालना। अगर उसने ऑल वेरिएंस लिख दिया तो ऑल वेरिएंस निकालना है। इस सम की प्रेजेंटेशन आप अलग से देखेंगे, पहले इसको समझ लो। क्वांटिटी वेरिएंस आएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस इन क्वांटिटी, ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? ए की है 80.88 माइनस उसकी है 90 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 20। बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 121.33 माइनस उसकी है 110 इंटू 34। ये देखो, मतलब यही लिया है ना अपन ने, दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या ले लेंगे, ठीक है ना, यही लिया है ना, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये इसकी 90 क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट। ये कितना आया? एक आया आपका 182.20 और ये आया 339.90। टोटल हुआ 0.70 फेवरेबल। इनका दोनों का सम अब चेक करो, 260 माइनस है प्लस 157
0.70 कितना हुआ ये? ओके है ना? मतलब पॉइंटों का तो डिफरेंस आपने मिला के करना है। क्लियर है? फिर हम करेंगे, अब इसके दो पार्ट हैं, अब इसका टोटल है जो इससे मिलना चाहिए क्वांटिटी वेरिएंस के, इसके दो पार्ट हैं आगे, मिक्स। मिक्स में क्या, अब हमने निकालनी है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है कि हमने 200 की इनपुट तो लगा दी, इट्स ओके, बट वो किस रेशो में लगनी चाहिए थी? 40 और 60 की रेशो में। 200 का 40% 80 और 120, 200 ऐसे लगनी चाहिए थी। अब मिक्स वेरिएंस क्या आएगा? दिस। अब मिक्स वेरिएंस देखने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि इनपुट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मिक्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब 182 वाला कॉलम तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो इनपुट ही बराबर नहीं है। दोनों में इनपुट किसकी बराबर है? दिस और दिस, इसलिए इनका वेरिएंस आएगा। एक्चुअल बाद में आता है, इसलिए हम एक्चुअल बाद में रखेंगे। मिक्स वेरिएंस क्या आ गया फिर आपका? 80 माइनस 90 इंटू स्टैंडर्ड रेट 20, 120 माइनस 110 इंटू 30 इक्वल टू माइनस 200 प्लस 300 इक्वल टू 100 फेवरेबल। क्लियर है? फिर हम यहां पे कराएंगे यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस क्या है? अब इसमें हमारा आएगा कि यील्ड में डिफरेंस रहेगा, इनपुट में डिफरेंस है, मिक्स में वेरिएंस नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा जहां पे मिक्स में वेरिएंस नहीं है? पहले तो ये कंफर्म है कि स्टैंडर्ड तो आएगा ही, क्योंकि 182 सिर्फ इसमें है। अब मिक्स में वेरिएंस किसमें? इसमें। तो स्टैंडर्ड पहले रखते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड पहले रखेंगे। एक आ गया आपका 80.88 माइनस 80 इंटू 20, 121.33 माइनस 120 इंटू 30, ये आ गया 17.80, ये आ गया 39.90, टोटल आ गया 57.70। ये फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है। 100 प्लस 57.50 इज इक्वल टू 157.50 फेवरेबल, मीन्स ये ठीक है। अब हमने किया था एक अल्टरनेट, यील्ड वेरिएंस अल्टरनेट कैसे करेंगे? अब हमने देखना है कि हमारी टोटल इनपुट क्या आई थी, क्या आनी चाहिए थी? 202.22, किस उसका एवरेज रेट क्या बनता है? एवरेज रेट बन रहा है इसका 5257.80 डिवाइडेड बाय 202.22, ये कितना है? ये आ जाएगा 26 या 25.99। ठीक है? अब ये तो आपका स्टैंडर्ड रेट आ गया। अब यील्ड वेरिएंस सीधा यहीं से निकलेगा, 202 लगने चाहिए थे, 200 लगे हैं, तो यील्ड वेरिएंस पॉजिटिव आएगा। ये आपने सम का शुरू से देख लेना है कि इनपुट 202 आनी चाहिए थी, 200 आई है, इट मींस ये पॉजिटिव आएगा। तो स्टैंडर्ड रेट इनटू कितना डिफरेंस आया इसका? 20 सेम आएगा जी। ठीक है ना? पॉइंट में कैलकुलेशन में आ जाता है, अगर आप लिखोगे तो, अगर आप कैलकुलेटर से करके उतने डेसिमल डाके मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट में भी सेम आएगा। हाँ, इतने नहीं, 2 डेसिमल तक लिखता है। आप अपना रिकॉन्सिलेशन करके चलो कि अगर मैंने पहला वेरिएंस कितना बनाया है, तो अगर दूसरा इतना बनाया तो दूसरा इतना पॉइंटों में लिखेंगे, वो ओके है।
मान लो एक बिल्कुल फ्रैक्शंस में नहीं आ रहा है, एक फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ऊपर वाला भी फ्रैक्शन में होएगा। तो आपने रिकॉन्सिलेशन करके चलना है। अगर पहला आपने 157.60 लिखा है, उसके दो पार्ट बन रहे हैं, तो दोनों का टोटल आपने 157.60 ही बनाना है। पहले का अगर विदाउट फ्रैक्शन आ रहा है वो 100 आ रहा है, तो दूसरे को 57.60 ही लिखना है। इट्स ओके। ठीक है, यहां तक ये क्लियर है। ये था कंसेप्चुअल। अब हम इसके कंसेप्ट तक यही था, इसके अब हम आगे आगे सम आएंगे, जो ये आपके लेवल के सम नहीं है। ये सम आपको कभी भी सीए फाइनल में नहीं आएगा, ये सीए इंटरमीडिएट लेवल के सम है, बट ये सिर्फ कंसेप्चुअल समझने के लिए है। देर आफ्टर हम अपने लेवल के सम करेंगे कि अपने पास क्या आएगा। एक मैं आपको बात बताऊं कि आपको बहुत ज्यादा सम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में सम आएगा वो एक नया सम आएगा। क्योंकि आप अब सीए फाइनल में कर रहे हैं, ये मत सोचो कि अब लकीली ऐसा हो सकता है कि आपने एक सम कहीं किया हो और वो आपको मिल जाए। इट इज लकीली, बट आपने कंसेप्चुअल इतना क्लियर कर लेना अपने आप को कि आप किसी भी बुक से उठा के कोई भी सम कर सको। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतनी इजी है। मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मैंने 2002 में सीए क्लियर की थी और अभी मैंने सोचा है पढ़ाने के लिए, तो मैंने 4 ऑथरों की बुक ली, मैंने सम उठाए, मैंने देखे फेवर और वेरिएंस निकल रहे हैं, वेरिएंस मेरे से वैसे ही निकल रहे थे। मैंने को कुछ नहीं पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाने के लिए तो मैं प्रेजेंटेशन दे ही रहा हूं कि मैंने क्या लेक्चर बनाना है, कैसे बनाना है, बट अगर मैं आपकी किसी भी बुक्स का सम उठाता हूं ना, तो वो मैं सीधा निकाल लेता हूं। मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट क्लियर है। आपको भी मैं वही चाहता हूं कि आपको कंसेप्चुअल इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको जिंदगी भर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करनी नहीं पड़ेगी। आप सम उठाओ कहीं से, बुक से भी आप सम कर सकते हो। कंसेप्चुअल समझना है कि ये वेरिएंस आता है तो क्यों आता है। क्लियर। अब इसके हम डिफरेंट सम करेंगे, उससे आपकी अपनी प्रैक्टिस होएगी, बट आपने एक आदत जरूर डालनी है कि जो हम सम यहां से करते हैं ना, उसको अपने घर पे जाके किसी बुक से नहीं करना। क्यों? बुक्स में अलग फार्मूला होगा और उसको आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस सम को आप स्टडी मटेरियल में देखोगे, इन्होंने किसी और तरीके से किया होगा, बट आपके वेरिएंस सेम आने चाहिए। प्रेजेंटेशन वेरिएंस डेफिनेटली सेम आने चाहिए। अगर आपका वेरिएंस सेम नहीं आता, फिर आप मेरे से डिस्कस करो, फिर आप देखेंगे कि आपने कहीं मिस्टेक कर दी या उसमें मिस्टेक है। मैं आपको बताऊंगा कई समय में इंस्टीट्यूट में गलती की हुई है, मिस्टेक हो जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये आप भी खुद मानोगे कि हाँ यार ये मिस्टेक हुई है। तो आपको कंसेप्चुअल क्लियर होना है। मटेरियल वेरिएंस यहीं तक था, कंसेप्चुअल। देर आफ्टर इसके सम आप करेंगे। अब आता है लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस क्या होता है? जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस में किया, सेम डिट्टो लेबर वेरिएंस है। वो सम हो गया ना, उसमें सेम डिट्टो लेबर वेरिएंस है कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी और एक्चुअल लेबर कॉस्ट क्या आ गई। मटेरियल में भी रेट होते थे, लेबर में भी रेट होएगा। लेबर में आवर्स का रेट होएगा, मटेरियल में क्वांटिटी होती थी या लेबर में टाइम होगा कि एक काम को करने के लिए कितने आवर्स चाहिए। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें 10 घंटे लगते हैं, एक मटेरियल एक यूनिट बनाने के लिए हमें 10 आवर लगते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड है। एक आवर की हम पेमेंट 20 रुपए देते हैं, पर यूनिट की हमारी कॉस्ट 200 आ गई। स्टैंडर्ड ये है। एक्चुअल आपको दिया होगा, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले वही एक्चुअल आउटपुट निकालनी है कि एक्चुअल आउटपुट कितनी है। एक्चुअल आउटपुट पे ऊपर स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे। पहले आपको सब में ये एग्जाम में दिया होगा कि एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने के लिए इतने आवर चाहिए। एक के नहीं दिए होंगे तो ऐसा दिया होगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट है 2000, लेबर रिक्वायर्ड 1000। इट मींस एक यूनिट को बनाने के लिए या मतलब एक आवर में 2 यूनिट बन जाते हैं, वो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले उसमें भी एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने चाहिए वो लेके हम उसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड आवर आ जाते हैं। रेट हमें दिया ही होता है कि ये स्टैंडर्ड आवर रेट है। एक्चुअल लेबर कॉस्ट क्या आती है, एक्चुअल आवर्स लगे कितने
और एक्चुअल रेट क्या है। ये सेम फॉर्मूला इसका भी बनता है जो हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का निकाला था, सेम लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये बिल्कुल सेम है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। मतलब आपने फॉर्मूला को याद नहीं करना है, कुछ एक्चुअल आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने सबसे पहले मटेरियल लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि एक्चुअल आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, पहले तो वो टाइम निकालना है। वहां मटेरियल में निकालते थे कि एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए, वो मटेरियल निकाला। यहां पे कितना टाइम लगना चाहिए, किस रेट पे दिया होगा वो रेट निकाला। क्लियर। इसके आगे दो पार्ट हैं, रेदर तीन पार्ट हैं, इसको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। एक है लेबर रेट वेरिएंस, वन पार्ट है इसका लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस मींस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में करते हैं यही लेबर वेरिएंस में करते हैं कि स्टैंडर्ड रेट क्या होना चाहिए था और हमने एक्चुअल रेट क्या दे दिया, इनटू क्या आएगा एक्चुअल आवर्स। उसका भी सेम लॉजिक है जो एक्चुअल मटेरियल का था कि एक्चुअल आवर्स कितने होने चाहिए। इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, स्टैंडर्ड रेट पहले रखते हैं, एक्चुअल रेट उसी रीजन से पीछे रखते हैं, इनटू एक्चुअल आवर्स। अच्छा, एक ये भी बात है कि आप साथ के साथ थ्योरेटिकल के लिए भी क्या करना है जरूरी, कि आपको मैंने ये मीनिंग समझा दिया कि लेबर वेरिएंस मटेरियल वेरिएंस क्या होता है। अगर आपको 3 नंबर का सम आता है कि ये क्या होता है, तो जितना का मैंने आपको बताया है उसके लिए आपको 1.5 मार्क्स ही मिल सकते हैं। अब आपने इसमें और क्या इनपुट डालनी है वो आप अपना थ्योरेटिकल इससे जरूर पढ़ोगे। आप अपना स्टडी मटेरियल जीरो से लेके एंड तक पढ़ दो, आपको दुनिया की कोई बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें A to Z आपका कवर हो जाता है थ्योरेटिकल पोर्शन, A to Z। आपको समझने के लिए 3 में से 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, बट उसको और लेंथी बनाना पड़ता है। उसमें 2-4 बातें और दी होती हैं कि इसका क्या रीजन होता है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। थ्योरेटिकल हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा वो सारा डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आपकी इसमें दी हुई हैं कि ये इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको ये थ्योरेटिकल पोर्शंस के लिए कि ये इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, कौन से फेवरेबल हो सकते हैं, कौन से अनफेवरेबल रीजन होते हैं, वो सारे वेरियस के हैं। हम थ्योरेटिकल में वो मोटा मोटा डिस्कस करेंगे, बट मेरी डिस्कशन से आपको 50% मार्क्स मिल सकते हैं, बट 100% मार्क्स के लिए आपको बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्ड में दिया होता है। लेबर रेट वेरिएंस क्लियर है। फिर हमने किया था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, यहां पे आ जाता है उसका नाम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर 10 आवर्स लगने चाहिए थे, आपने उससे कम लगाए या ज्यादा लगाए, या तो ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। अगर ज्यादा आवर्स लगाए तो इट मींस आपकी एफिशिएंसी कम आई है, तो आपकी ये नेगेटिविटी है, तो एडवर्स वेरिएंस आएगा। अगर आवर्स आपने कम लगाए तो आपने अच्छी एफिशिएंसी से काम किया है, तो ये वेरिएंस फेवरेबल आएगा। फॉर्मूले के में इसको कैसे लिखेंगे, सेम स्टैंडर्ड आवर्स में एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। जैसे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को लिखते हैं डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, यहां पे डिफरेंस इन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट्स। क्लियर है यहां तक। और लेबर वेरिएंस में एक वेरिएंस आता है आइडियल टाइम वेरिएंस। आइडियल टाइम वेरिएंस क्या होता है? आइडियल टाइम वेरिएंस होता है कि जब लेबर अवेलेबल होती है काम करने के लिए, बट उसको अवेलेबल इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाते, मशीनरी नहीं मिल पाती, वो फ्री रहती है बट हमें उसको पे करना पड़ता है, तो उसको आइडियल टाइम बोलते हैं। आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा ही एडवर्स होता है। इसमें फेवरेबल क्या होता है, अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया इट मींस एडवर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आइडियल टाइम नहीं है तो वो एफिशिएंसी का ही पार्ट है।
हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। छोटी सी बात ले लो, हमने एक लेबर आया हायर कर लिया, सपोज करो हमने एक कारपेंटर ही हायर कर लिया अपना घर का काम करवाने के लिए। हमने पूछा भाई दिन के कितने पैसे लेगा, उसने कहा 800 लूंगा, 8 घंटे काम करेगा। वो हमने अपने दिमाग में स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि मैंने इसको 800 रुपया देना है। कितना काम कर देगा, उसने कहा था कि मैं आपकी 8 शेल्फ बना दूंगा। मैंने कहा ओके। एट द एंड ऑफ डे क्या देखा हमने, उसने 8 घंटे ही काम किया बट शेल्फ बनाई 6। आइडियल टाइम की है, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भैया तेरी एफिशिएंसी डाउन हो गई, 8 घंटे में तेरे को 8 शेल्फ बनानी चाहिए थी, तूने 6 ही बनाई है, तो बंदा ही एफिशिएंट नहीं है। वो कहेगा ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कमी होगी। बट अगर वो गलत नहीं होगा, कहेगा भैया रुको रुको रुको, 2 घंटे तो यहाँ पे लाइट ही नहीं थी, मेरी मशीनरी नहीं चली, मेरे आउटपुट कैसे आप डिटरमिन करते हो, मैं तो अवेलेबल था काम करने के लिए, आपकी ये लाइट ही नहीं थी तो मेरा मशीनरी नहीं चला, 2 घंटे मैं फ्री बैठा रहा। 2 घंटे को उसमें से निकालो, मैंने 8 घंटे काम नहीं किया, 6 घंटे काम किया, 6 घंटे में 6 शेल्फें बननी चाहिए थी, मेरी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ये आइडियल टाइम वेरिएंस आता है। आपको पे 8 घंटे के लिए करना पड़ेगा, क्यों, आपने उसको हायर भी किया है, उसने अपना टाइम भी दिया है, बट किसी भी रीजन की वजह से वो अपना टाइम को आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। दैट इज आइडियल टाइम वेरिएंस। कि आवर्स अवेलेबल हैं काम करने के लिए बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वो आइडियल टाइम आ जाता है। आइडियल टाइम कैलकुलेट कैसे होएगा, सिंपल, कि हमारा स्टैंडर्ड आवर्स का क्या रेट है। जब ये एफिशिएंसी का बना है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड रेट से तो मल्टीप्लाई करते हैं, कि हम कहते हैं कि यार 1 घंटे का हमारा 100 रुपया लगना था, 2 घंटे इसने खराब कर दिए, आइडियल टाइम हो गया, तो 200 रुपया हमारा एडवर्स वेरिएंस हो गया। तो अगर आइडियल टाइम का जिक्र नहीं है तो टोटल वही एफिशिएंसी वेरिएंस बनता है। अगर आइडियल टाइम का जिक्र हो गया तो उतने आवर्स उसमें से निकल जाते हैं, बाकी आइडियल टाइम रह जाता है। सपोज करो हमने एग्जांपल लिया है, इसी की लेते हैं कि हमने 8 घंटे में हमारे 8 शेल्फ बनने चाहिए थे। ये तो था हमारा 8 आवर्स जो एक्चुअल टाइम है। अगर 8 आउटपुट अगर 6 आई है तो हम क्या कहेंगे कि आउटपुट कम निकली है, इनपुट तो उतनी ही है, तो वो एफिशिएंसी में आ जाएगा। अगर ये स्पेसिफिकली जिक्र किया हुआ है कि आइडियल टाइम है इतना, तो उसको आइडियल टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। आइडियल टाइम का क्या फार्मूला होगा, आइडियल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर हुआ या अच्छे से क्लियर नहीं हुआ? हाँ, आइडियल टाइम कम हो जाएगा, बिल्कुल। अगर आपको एक काम को करने के, हाँ, एक्चुअल वर्किंग, आइए से देखो, आपको एक काम करने के लिए 8 आवर चाहिए थे, ये आपके एक आउटपुट के लिए, 1 आउटपुट के लिए आपके 8 आवर्स है। ये आपका स्टैंडर्ड है एट द रेट ₹10.80। अब ये 8 आवर आपके एक्चुअल भी आपने 8 आवर ही लगाए हैं और आपने यूनिट बना दिए 2, तो आपने डबल एफिशिएंसी पे काम कर दिया ना। बट अगर हम यहां पे कहें कि 8 घंटे में भी मेरे तो 2 घंटे तो आइडियल टाइम था, मेरी आवर तो 6 आवर्स की आउटपुट ही है, तो एक्चुअल में यहां पे 6 आवर आएंगे। यहां पे जो हमारा एक्चुअल आवर्स आता है ना, ये वाला, ये 6 हो जाएगा। सम करते हैं उसे बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ये कैसे आता है। उसको हम दोनों तरीकों से करेंगे कि अगर आइडियल टाइम हो या आइडियल टाइम ना हो। आपने ये समझना है, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, लेबर एफिशिएंसी आ गया,
ये तो एग्जाम में करने के लिए है। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स कि मेरे इतने घंटे लगने चाहिए थे, 100 आउटपुट के बनाने के लिए 100 घंटे लगने चाहिए थे, एक्चुअल मैंने 80 घंटे लगा दिए। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होता है कि ये हमारा वेरिएंस पॉजिटिव आएगा। अब 80 घंटे में तो आपका 100 लगने चाहिए थे, 80 आ गया, 80 लगे तो 20 घंटे का रेट के हिसाब से आपका पॉजिटिव वेरिएंस आ गया। अब हम कहते हैं भैया रुको, 80 में भी मेरे 10 घंटे तो आइडियली गए हैं, मैं तो काम 70 घंटे किया है, मेरा एफिशिएंसी और बढ़ाओ 10 घंटे की, और 10 घंटे वेस्ट कर दो एडवर्स में से। जितना आपका एफिशिएंसी वेरी पॉजिटिव आएगा उसमें से आइडियल वेरिएंस नेगेटिव निकल जाएगा और वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। आप कहते हो कि ये काम 80 घंटे में होना चाहिए था, 100 घंटे में होना चाहिए था, मैंने 80 में किया, 20 घंटे की मेरी आउटपुट बढ़ गई। उसमें भी आप कहते हो भाई 80 में से भी मैंने 10 घंटे तो वेस्ट ही कर दिए, काम तो 70 ही किया है, तो 10 घंटे तो आइडियल टाइम है, मैंने वो 100 का काम 70 घंटे में किया है। अगर 100 का 100 में करते हो तो एफिशिएंसी वेरिएंस 0 आ जाता है। उसमें आप कहते हो भाई 10 घंटे मेरे वेस्ट भी हुए हैं, मैंने एक्चुअल काम तो 90 घंटे किया है, तो आपका 10 आवर्स आइडियल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। इसको सम के साथ करेंगे बड़े अच्छे से क्लियर होएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के फिर आगे सेम 2 पार्ट हैं। लेबर मिक्स वेरिएंस, इसको हम गैंग वेरिएंस भी बोलते हैं, और लेबर यील्ड वेरिएंस, इसको हम सब एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं। एफिशिएंसी का ही पार्ट है कि अगर हमारे पास 3 तरह की लेबर लगनी चाहिए थी तो उसका स्टैंडर्ड मिक्स क्या होना चाहिए था और एक्चुअल मिक्स क्या हो गया। अब हमने पहले क्या करना है कि मिक्स वेरिएंस सेम मटेरियल मिक्स वेरिएंस, कि अगर हमने एक्चुअल आवर्स 100 की जगह 120 लगा दिए इट्स ओके, बट स्किल अनस्किल या फोरमैन वो कितने लगाए वो तो स्टैंडर्ड रेशियो में लगाते, इसलिए हम इसका सेम स्टैंडर्ड रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स निकालते हैं कि मिक्स सेम रखना है, एक्चुअल आवर्स के बेस पे मिक्स सेम रखते हुए आवर्स क्या लगने चाहिए थे। मटेरियल वेरिएंस की तरह सेम, इसका फार्मूला क्या बनेगा कि जो तो स्टैंडर्ड आवर्स बने हैं वो तो गए बाहर, क्यों? क्योंकि वो तो कम ज्यादा लगे होंगे। हमने मिक्स वेरिएंस बनाना है तो हमारे को आवर्स तो बराबर रखने पड़ेंगे। रिवाइज्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का कंपैरिजन होएगा। स्टैंडर्ड पहले रेट स्टैंडर्ड ही आएगा, क्यों? ये स्टैंडर्ड का ही पार्ट है, तो एक्चुअल बाद में आता है, एक्चुअल बाद में आ जाएगा, रिवाइज एक्चुअल आवर्स पहले आएगा, एक्चुअल आवर्स बाद में आ जाएगा। क्लियर है? लेबर यील्ड वेरिएंस सेम वही जैसे मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है कि हमारे आवर्स हैं जो वो कम या ज्यादा लगे, आउटपुट सेम की बात हो रही है, सेम आउटपुट के लिए हमारे आवर्स कितने लगने चाहिए थे, कितने ज्यादा लगे हैं, मिक्स का वेरिएंस नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल, उसमें मिक्स का वेरिएंस नहीं है बट क्वांटिटी का वेरिएंस है, तो वो यील्ड वेरिएंस है। क्लैरिटी है? ये आपका ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 है स्टडी मटेरियल की, लेबर वेरिएंस के ऊपर। गिवन द फॉलोइंग डाटा, कंप्यूट द वेरिएंस। नंबर ऑफ वर्कर इन स्टैंडर्ड गैंग 16, स्किल सेमी स्किल 6 और अनस्किल 3। ये आ गया हमारा मिक्स। उन्होंने रेशो बता दिया कि टोटल हमारे 25 वर्कर अगर लगेंगे तो उसका मिक्स क्या होगा, 16 तो लगेंगे स्किल, 6 लगेंगे सेमी स्किल और 3 लगेंगे अनस्किल। रेट पर आवर क्या है 3,
2 1। एक्चुअल नंबर ऑफ गैंग कितने लगे? 14 9 और 3 लगे 25 ही, और उन्होंने अपना मिक्स चेंज कर दिया। रेट ये लगा 432, ये रेट है। इन ए 40 आवर वीक द गैंग एज ए होल प्रोड्यूस 900 स्टैंडर्ड आवर्स। इसका मीनिंग क्या है कि उन्होंने 40 आवर्स के वीक में 900 आवर्स प्रोड्यूस किए। मतलब उन्होंने क्या किया, 900 आवर्स की ही उनकी आउटपुट आई है। वेस्टेज नहीं कह सकते इसको, नॉर्मल वेस्टेज ये इनकी उसमें आएगा यील्ड वेरिएंस में, ये यील्ड वेरिएंस का पास बन जाएगा। हाँ ठीक है, वो नॉर्मल वेस्टेज कर दी इन्होंने, नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड में तो उसने नॉर्मल वेस्टेज का जिक्र नहीं किया, इसलिए इसे नॉर्मल वेस्टेज नहीं है, ये एबनॉर्मल वेस्टेज होगी। क्योंकि अगर हमें जिक्र किया होता कि 10% वेस्टेज होती है, फिर ये नॉर्मल वेस्ट होती। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक्चुअल आउटपुट ढूंढनी है। एक्चुअल आउटपुट क्या है हमारी? 900 आवर्स। क्लियर है ना? 900 आवर्स की एक्चुअल आउटपुट है। तो किस रेशो में, पहले तो हम यहां पे एक्चुअल आउटपुट लिखते हैं आवर्स की 900। एक्चुअल आउटपुट हमें 900 दी हुई है कि हमारे 900 आवर्स एक्चुअल आए हैं 40 आवर्स के वीक में। मतलब 40 आवर्स वीक का मतलब क्या है कि एक लेबर के 400 घंटे लगे हैं, तो टोटल 25 लेबर के कितने घंटे लगेंगे? 1000। अब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन का मेन पर्पस है कि हमने सबसे पहले क्या ढूंढना है? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 900 आवर्स। तो सबसे पहले ये लिख देंगे 900 आवर्स आउटपुट है, कोई लॉस का या उसका जिक्र नहीं किया, इसका मतलब इनपुट भी कितनी होनी चाहिए? 900। अगर यहाँ पे लॉस का जिक्र किया होता कि 5% लेबर है जो वेस्ट होती है, फिर अपन 900 को इनपुट को ऊपर लेके जाते कि इनपुट कितनी होनी चाहिए थी। यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब 900 ही हमारी इनपुट है, 900 ही हमारी आउटपुट है। अब हम इसको किस रेशो में बांटेंगे कि किस रेशो में लगना चाहिए था? ये 900 रेशो में लगना चाहिए था, इस रेशो में 16 6 और 3 की रेशो में। ये हमारा स्टैंडर्ड मिक्स है ना, तो ये आवर्स आएंगे हमारे 900 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है या नहीं? सॉरी 16 इक्वल टू 576। यहां आएंगे 900 इंटू 6/25 इज इक्वल टू 216। यहां पे आएंगे 900 इंटू 3/25 इज इक्वल टू 108। ये है आपके स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल। यहां तक क्लियर है? फिर इसको बात करेंगे, ये आप वर्किंग नोट्स में दे सकते हो कि ये आपने मिक्स कैसे निकाला, यहाँ पे जाकर यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दो कि ये इक्वल टू ये ऐसे आया। ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, अगर आपने इसका वर्किंग नोट नहीं दिया तो आपके 25% मार्क्स गए, क्योंकि ये बेसिक चीज है कि आपने ये निकाला कैसे है। देर आफ्टर तो सब में कुछ है ही नहीं। रेट आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है 3 2 1, कितना आया? 1728432 108। टोटल कितना हुआ? 2268। यहां तक क्लियर है? अब एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल आवर्स कितने लगे हैं? एक्चुअल आवर कहां है? एक्चुअल है हमारी, उन्होंने बताया कि 25 का गैंग लगाया है
और 40 घंटे हमने वर्कर का काम किया तो एक्चुअल आवर्स कितने हो गए 1000। सबसे पहले तो आप एक्चुअल आवर्स यहाँ पे, फिर अगर नॉर्मल लॉस से 10% होता तो यहाँ पे 1000 आता स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड में 1000 आता नहीं, एक्चुअल तो 1000 ही आता आपकी। वो एक्चुअल तो अगर 1000 लगे हैं तो 1000 ही लगे हैं, 1000 लगने चाहिए थे, बट उसमें ये आ जाता नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अगर आप नई चीज डाल देते हैं, सपोज करो इसमें सिर्फ एक चीज लिखी होती कि आपका नॉर्मल लॉस इज 10% अलाउड, तो फिर उसको ये भी बताना पड़ना था एग्जामिनर को कि भाई अगर 100,000 एक्चुअल जो आपने काम किया तो एक्चुअल आवर प्रोड्यूस कितने हुए हैं। यहाँ पे उसने इनपुट दी हुई है कि 100 आवर्स में 1000 आवर में आपके 900 आवर प्रोड्यूस हुए हैं एक्चुअल, ये आपका नॉर्मल लॉस हो गया। अगर 10% लॉस होता तो स्टैंडर्ड तो 1000 आ जाता, एक्चुअल क्या होता अगर कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 1000 ही आता। क्या आपने तो आवर 1000 ही लगाए हैं ना। अच्छा, अब ये किस रेशो कैसे लगे हैं, वैसे ही 40 आवर्स का है 14 इंटू 40 560, 9 इंटू 40 360, 2 इंटू 40 80। रेट क्या है 432, कितना आया 2240 1080 160 3480। क्लियर है। अब हम रिवाइज एक्चुअल आवर्स भी निकाल लेते हैं कि 1000 आवर लगे ठीक है, बट ये किस रेशो में लगने चाहिए थे, इस रेशो में। तो हम यहां पे रिवाइज आवर निकालेंगे 1000 इंटू 16/25 कि स्टैंडर्ड आपका क्या था 640, 1000 इंटू 6/25 240, 1000 इंटू 3/25 इज इक्वल टू 120। ये फिर सम सेम रहेगा 1000। क्लियर है। अब हमने इसका वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वो आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, ये तो इस टेबल में हमारे पास दी होती है, आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 2268 माइनस 3480 इज इक्वल टू माइनस 1212 एडवर्स। क्लियर है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, ओ सॉरी लेबर कॉस्ट वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या आएगा, डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल, नहीं प्राइस वेरिएंस, डिफरेंस इन प्राइस, प्राइस वेरिएंस डिफरेंस इन प्राइस। तो डिफरेंस इन प्राइस क्या है, पहले तो हम स्टैंडर्ड रेट लिख लो, 3 2 और 1 लगना चाहिए था, माइनस 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 कितना लगा 4 3 2 लगा। एक्चुअल आवर है हमारे 560,
360 और 80, ये क्या क्या आया? -560 -360 -80, -80 आएगा ये भी। हाँ, तीनों माइनस है ना, तो ये कितना आ गया? -1000 आ गया। गड़बड़ी लग रही है। रेट -3 -4 2 3 1 2 इंटू स्टैंडर्ड आवर 500 60 360 माइनस माइनस माइनस, ठीक है ठीक है, ये आ गया -1000 एडवर्स आ गया। अब अपने निकाल लिया, टोटल कॉस्ट आ गया ना अपना, -1212 आ गया। इसका हमारे प्राइस निकाल लिया -1000, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अपन एफिशिएंसी करें। ये तो चाहिए ना भाई। अब हमने निकालना है एफिशिएंसी वेरिएंस। उसका क्या फॉर्मूला रहता है? डिफरेंस इन आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस इन आवर्स आएगा तो स्टैंडर्ड आवर्स पहले आएंगे और वो बाहर आएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं हमारे? 576 216 एंड 108, ठीक है। एक्चुअल कितने लग गए? 560 360 और 80 इंटू स्टैंडर्ड रेट 321, ये क्या आया? 48 प्लस का ये क्या आया? 360 288 माइनस, ये आ गया 28 प्लस, टोटल कितना हुआ? 288 माइनस 48 माइनस 28 -212 एडवर्स। ओके, तो आपने चेक ये एग्जामिनेशन में जरूर देना है कि मेरा ये चेक मिल रहा है। क्लियर। अब आगे हम करेंगे इसका दो कि एफिशिएंसी के अब क्या पार्ट आएंगे? मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस क्या आएगा यहाँ पे? मिक्स वेरिएंस का क्या फार्मूला आएगा कि मिक्स सेम रहेगा और जो वो नहीं, इसमें डिफरेंस होना चाहिए, इनपुट में सेम होनी चाहिए। तो इनपुट सेम किन चीज की है? मैं ना 1 मिनट के लिए आया, मेरे को ना बहुत जरूरी है।
अपन ने क्या करना था अब, एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं, मिक्स वेरिएंस, मिक्स और यील्ड करना है। मिक्स क्या आएगा कि अपन इसमें सेम होएगा, तो उसमें क्या आएगा, रिवाइज्ड का डिफरेंस माइनस एक्चुअल का डिफरेंस, ठीक है।
रिवाइज यहाँ पे आवर्स कितने हैं हमारे, रिवाइज पहले रखेंगे और एक्चुअल बाद में आता है। 640, 240, 120 माइनस एक्चुअल कितने हैं, 560, 360, 80। स्टैंडर्ड रेट 3, 2, 1। ये कितना आया, ये आया पॉजिटिव 240 और ये आया नेगेटिव 120, ये नेगेटिव 240 आ गया और ये आया अपना 40 पॉजिटिव। टोटल क्या बना, 40 फेवरेबल। एफिशिएंसी 40 फेवरेबल आ गया अपना। अब अपन ने निकालना है यील्ड। यील्ड क्या आएगा, यहां पे कर लें। मिक्स हमारा नहीं, मिक्स सेम नहीं रहेगा। अब हमारा हाँ मतलब जो टोटल डिफरेंस नहीं रहेगा और मिक्स सेम रहेगा। तो दिस एंड दिस, तो पहले आएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पहले रखेंगे। ये आ गया अपना 576, 2 ये कितना था, 216 था। सेमी स्केल आउट कितना लगना चाहिए था, 216 और 108, ठीक है। माइनस रिवाइज्ड, रिवाइज्ड कितने हैं हमारे, 640, 240, 120। इनटू स्टैंडर्ड रेट आएंगे 3, 2 और 1। ये कितना आया हमारा, 640 माइनस 576 इंटू 198 है, 576 माइनस 640 इंटू 3, 192 माइनस 192 और ये कितना आएगा, 24 इंटू 2 48 माइनस 48 और ये कितना आएगा, 12 माइनस 12। टोटल कितना हुआ, तीनों ही नेगेटिव हैं। 192 प्लस 48 प्लस 252 एडवर्स। मिल गया ना जी, क्लियर है। आज अपन इसी से रिलेटेड सम करेंगे। ये है आपका आइडियल टाइम वेरिएंस से सम। स्टेशन नंबर 4, a firm gives you the following data: standard time per hour 2.5 hours, actual hour paid 2000 hours, standard rate of pay 2 per hour, 25% of the actual hour paid have been lost as ideal time। मतलब जो 2000 आवर्स हमने पे किए हैं उसमें से वो कह रहा है कि 25% आइडियल टाइम है, 500 आवर। एक्चुअल आउटपुट कितनी है अपनी, 1000। एक्चुअल वेजेस पेड 4500। पहले हम इस टेबल को कंप्लीट कर लें। वैसे तो इसमें वो है नहीं, बट हम सिर्फ अपने एक एक चीज तो कंप्लीट करें। सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 1000। तो 1000 के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए, 2.5 इंटू 1000। ये आ गया आपके स्टैंडर्ड आवर्स आके
2500। किस रेट पे लगने चाहिए? स्टैंडर्ड रेट ऑफ पे 2, कितना आ गया? 5000। क्लियर? एक्चुअल आवर पेड कितने किए हैं? 2000। हाँ, उसमें करेंगे। एक्चुअल पे तो अपने 2000 किए हैं ना, किस रेट से किए हैं वो नहीं बताया, एक्चुअल वेजेस बता दिया 45। तो ये कितना आ गया? 4500 डिवाइडेड बाय 2.25। कैलकुलेट द आइडल टाइम वेरिएंस। पहले हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, समझने के लिए बात करें। अदर रिक्वायरमेंट सिर्फ आइडल टाइम की ही है, बट हम इसको सम को कंप्लीट करते हैं। इसमें मिक्स और वो नहीं आएगा, क्यों? एक ही इनपुट है तो मिक्स और वो दोनों वेरिएंस नहीं आएंगे, ऊपर 3 तक ही आएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या बना? डिफरेंस इन स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल 5000 माइनस 45 इज इक्वल टू फेवरेबल। ये आ गया लेबर रेट वेरिएंस क्या बना? प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट 2 माइनस 2.25 इंटू एक्चुअल आर 2000, कितना हुआ? माइनस 500। ना, पे तो किया है ना, हम रेट निकाल रहे हैं। समझो इसको हम क्यों करेंगे कंसीडर, हम रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं। जब हम एक्चुअल आउटपुट करते हैं, जब एक्चुअल मटेरियल लगाते हैं, तभी तो हम करते हैं ना। पे किया है कि नहीं? आपने 2000 आर के लिए पे किया है ना, तो इट मींस जो रेट का डिफरेंस आएगा वो 2000 के लिए आएगा, इसलिए आइडल यहाँ पे आएगा। आपने पेमेंट कितने आवर्स के लिए? एक्चुअल तो 2000 है ना। आपका नुकसान कितना हुआ? 1500 आवर के लिए तो नहीं हुआ, आपने 2000 आवर के लिए 25 पैसे ज्यादा दिए। क्लियर? अब आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। अब अगर हमारा आइडियल टाइम नहीं है तो अब 1 मिनट के लिए ये भूल जो कि ये लाइन लिखी हुई है कि 25% ऑफ द एक्चुअल आवर पेड हैव बीन लॉस्ट एन आइडियल टाइम। फिर हम एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे आपके? 2500। एक्चुअल आवर्स कितने लगे हैं? 2000 इनटू 2 इज इक्वल टू 1000। क्लियर? अगर आपका आइडियल टाइम नहीं होता तो ये कैसे आता? ये ऐसे आता। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें 25% आइडियल टाइम है, रेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये मैंने आपको बताया था, जो आइडियल टाइम है वो एफिशिएंसी वेरिएंस से निकल जाता है। अब जो आपने एक्चुअल आवर पे किए हैं, दिस आपने यहां पे लगाए हैं ना, इसका 25% आपका आइडियल टाइम है, मतलब 500 आवर। तो आपने 2000 आवर काम नहीं किया, आपने 1500 आवर काम ही किया है, तो आपकी एफिशिएंसी 1500 आवर्स पे निकलेगी। तो आपका एक्चुअल एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? 2500 माइनस 1500 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000 हो गया, हाँ, प्लस 2000। ठीक है? अब आइडियल टाइम क्या आएगा? आइडियल टाइम हमेशा ही नेगेटिव रहता है। आइडियल टाइम कितने आवर लगे हैं? 500 इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस 1000। अब इस क्वेश्चन में ये तो नहीं है ना, तो इन दोनों तीनों का सम कितना आ गया? फिर 500। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन?
आज की क्लास में आप सिर्फ इसके सिंपल सिंपल सम कर रहे हैं कि हमें इस कॉन्सेप्ट की पूरी अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए, माइंड में कोई डाउट ना रहे। देर आफ्टर फिर हम आपके सम करेंगे जो अपने रिलेटेड शुरू होंगे। ठीक है, ये है आपकी आगे एक जो प्रॉब्लम दी होती है, मैंने डाउनलोड किया, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है। एक तो आपके स्टडी मटेरियल है, फिर एक प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सम है, सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, वो मैं आपको स्लाइड भेजूंगा। ये उसका सम है, प्रैक्टिस मैनुअल है शायद। ये देखो सम आपको दिया हुआ, ये मैं आपको स्लाइड दे दूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। Computation of material variance. The standard material cost of a normal mix of 1 ton of chemical waste is the standard material cost of a normal mix of 1 ton of chemical zinc based on केमिकल ए बी सी लगते हैं 240 kg, 400 kg, 640 kg। ये हमारी रेशो हो गई, इस रेशो में लगेगा। और किसके लिए दिया हुआ ये 1 टन के लिए, दिस इज फॉर 1 टन आउटपुट के लिए आपका ये मटेरियल कितना लगता है 40 प्लस 400 प्लस 1280, मतलब आपका 1280 मटेरियल लगता है 1000 आउटपुट के लिए। ये आपके स्टैंडर्ड प्राइस है। ड्यूरिंग ए मंथ 6.25 टन ऑफ एक्स वर प्रोड्यूस, दिस इज आपका क्या आ गया आपका एक्चुअल आउटपुट। ये है हमारी एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना मटेरियल लगा, इतना, इस रेट पे लगा। रेट नहीं दिया, यहां पे इन्होंने कॉस्ट दे रखी है कि हमारा टोटल कॉस्ट इतना आया। तो ये कितना मटेरियल लगा 1600, 2400 प्लस 45, 85 लगा मटेरियल। अब इस टेबल में देखें हमने हमारे क्या क्या दिया हुआ और हमने क्या कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में जाएंगे तो हमें क्वांटिटी दे रखी है कि कितना मटेरियल लगा है। ये भी दे रखा है कि अमाउंट कितना है। इसको हम निकालेंगे कि रेट क्या आया 1100 डिवाइडेड बाय 7 रुपीज, 30,000 डिवाइडेड बाय 2400, 12.5, 10.5। ये कितना है 8500, ये कितना आ गया क्लियर है यहां तक। अब अपना स्टैंडर्ड अपने को क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6, 12 और 10। अब स्टैंडर्ड क्या लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी कितनी चाहिए थी, एक्चुअल आउटपुट कितनी है 6.25 टन। एक टन के लिए 240 लगता है, तो 6.25 के लिए कितना लगना चाहिए था, यहां पे आएगा 6.25 इंटू 240, 615 आ गया। 6.25 इंटू 400, 6.25 इंटू 640, कितना आ गया 8,000।
क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन? अब अमाउंट 9,000, 30,000, 79। अब हम निकालते हैं रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी कि अगर हमने 88,450 लगा दिया तो सॉरी ये 8,500 आवर्स अगर लगा दिए तो ये किस रेशियो में लगने चाहिए थे? ये लगने चाहिए थे इस रेशियो में, 8,500 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 1280। इसके हिसाब से ये बन गए 8500 240 15 और बन जाएंगे दूसरे इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1280, ये बन जाएंगे 2656.25 और तीसरे बन जाएंगे 8500 इंटू 640 डिवाइडेड बाय 1280, ये बन जाएंगे 4250। टोटल क्या आ जाएगा 2656.25 प्लस 1593.75, 8500। क्लियर? अब हम करें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस 8500 79,000 माइनस 88,450 कितना आ गया? 7। ये आ गया आपका -9450। अब इसके टू पार्ट, प्राइस वेरिएंस 6 माइनस 7 प्राइस वेरिएंस क्या आएगा आपका 6 12 और 10, रेट क्या दिया हुआ हमारे को 7 12.5 एंड 10.5 इनटू एक्चुअल आवर्स कितने हैं 1600 2400 और 4500। ये आएगा अपना, पहला तो आ गया 1600 एडवर्स माइनस 1600 माइनस 1200 और ये आएगा, ये भी माइनस है, तीनों एडवर्स ही है ना। $1600 प्लस 1200 प्लस 2250, 5050 एडवर्स। अब अपन ने करना है एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस माइनस स्टैंडर्ड है, हाँ स्टैंडर्ड है। क्लियर? डिफरेंस इन क्वांटिटी एंड डिफरेंस इन क्वांटिटी क्या है हमारी यहाँ पे, पहली है ये 1500, ऐसे लिख लो पहले 1500 2500 और 4000 होनी चाहिए थी, एक्चुअल कितनी होगी 1600 2400 और 45। रेट क्या आएगा स्टैंडर्ड 6 12 और 10। पहला आ जाएगा -600
ये आ जाएगा अपना प्लस 1200 और ये आ जाएगा माइनस 5000, 5600 माइनस 4400 माइनस, मिल गया ये। ठीक है, -44। अब आप इसके 2 अदर पार्ट करें। अब अपने इसके 2 पार्ट करने हैं, मिक्स और यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस क्या आएगा? टोटल सेम होना चाहिए। टोटल सेम किसका? इन दोनों का सेम है, तो ये इनका डिफरेंस कर देंगे। रिवाइज पहले आएगा 1593.75, ये आएगा 2656.25 और 4250। इसमें से माइनस होगा 1600 माइनस 2400 माइनस 4500 मल्टीप्लाई 6, 12 और 10। इसको अगर आप सबको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1593.75 माइनस 1600 इंटू 6, 37.68 माइनस 2656.25 माइनस 2400 इंटू 12, ये आ गया 3075 प्लस 4250 माइनस 4500 इंटू 10, 2500 रिवर्स। टोटल आ गया आपका 537.32 पॉजिटिव। $537.32 पॉजिटिव आ गया। अब हम करेंगे यील्ड वेरिएंस। उसमें क्या आ जाएगा कि इनका डिफरेंस दिस और दिस। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड पहले रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएंगे अपने 1500, 2500 और 4000, और इसमें से माइनस आएगा ये 1593.75, 2656.25 और ये आएगा 4250 इंटू रेट वही 6, 12 और 10। ये आ गया अपना 1500 माइनस 1593.75 इंटू 6। पहला आ गया माइनस 562.5, फिर आया 2500 माइनस 2656.25 इंटू 12, ये आ गया 1875 माइनस, और थर्ड आएगा 4000 माइनस 4250 इंटू 10, 2500। टोटल आ गया 4937.5 माइनस 49,370.5। इसमें से आप प्लस करते हैं 537.40, वही आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां तक सारा क्लियर है? अब अंडरस्टैंडिंग के लिए सम करने का तरीका आप यही रखें या किसी और तरीके से रखें कि जैसे आपको समझ में आएगा, क्योंकि कन्वीनियंस होना चाहिए आपके लिए ज्यादा, क्योंकि आपको वो समझ नहीं आएगा
प्रेजेंटेशन कैसी है, वो कैसी है, वो चीजें आप मेरे को बताओगे कि ये चीज आप अगर इस तरीके से कर लेंगे तो मेरे को उस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है ना ये। अब इसका बस एक सम और करेंगे हम, दो हैं कितने, इन दोनों के अपन टेबल बनाएंगे, देयर आफ्टर वेरिएंस तो सेम है, कैलकुलेशन यहीं तक है, तो उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रॉब्लम 2, the standard cost of a certain chemical mixture is as under: 40% material A at the rate 30, 60% material B at the rate 40. A standard loss of 10% of input is expected in production. 10% loss आपका आएगा। The following actual cost data is given for a period. 350 kg material at a cost of 25, ये actual है। 400 kg material B at a cost of 45, actual weight produced is 630 kg. अब ये 630 क्या है? This is actual output. अब आप क्या करेंगे, 630 इंटू 10% लॉस है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो 7000 आ गया आपका, सॉरी 700 आपका क्या आया, स्टैंडर्ड इनपुट। किस रेशियो में आएगा, 40% में, ये आ गया 280 और 420। रेट हमें गिवन है 30 40। अब एक्चुअल में क्या आएगा, एक्चुअल में क्वांटिटी दी हुई है 350 और 400, 25 45, कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 350 इंटू 25 8750, 400 इंटू 45 1800, कितना हुआ, कितना हुआ जी, टू 6750 और ये हुआ अपना 84, 16000 24 है, 16800 और 2500। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी निकालेंगे कि 750 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, 40-60 में, 750 इंटू 40% 300 और ये बच गया आपका 450, 750। यहां तक कंप्लीट है। देर आफ्टर इसको करें डिस्कस या कोई जरूरत नहीं है, ये है थोड़ा सा आपके लेवल का। The following information relates to the labor element of X Limited. Number of worker in the standard gang 432, ये आपका मिक्स हो गया। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 631। नंबर ऑफ वर्कर इन एक्चुअल गैंग नहीं दिए हुए, टोटल बता दिया कि 9 थे, बट कैसे रहे वो नहीं हमें पता। एक्चुअल रेट दिया हुआ है। इन्हें 40 आवर वीक, 40 आवर वीक का मतलब समझते हैं कि एक वर्कर के लिए उन्होंने 40 आवर लगाए हैं, तो टोटल 9 वर्कर हैं हमारे। इन्हें 40 आवर वीक द गैंग प्रोड्यूस 270 स्टैंडर्ड आवर्स, उन्होंने 270 आवर प्रोड्यूस किए हैं। द एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल वर्कर इज 2 टाइम्स द एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल वर्कर। जो सेमी स्किल वर्कर रहे हैं
वो डबल है अनस्किल्ड वर्कर से। द रेट वेरिएंस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज 160। हमने क्या निकालना है, द नंबर ऑफ वर्कर इन एज कैटेगरी, कि एक तो हमने एक्चुअल नंबर कितने हैं, टोटल गैंग, टोटल सब एफिशिएंसी, टोटल लेबर वेरिएंस। अब हमने स्टार्ट कहां से करना है जी, सबसे पहले है हमारे एक्चुअल आर कितने लगे, हाँ एक्चुअल आर हमारे लगे 360, ठीक है 40 इंटू 9 360 आर लगे, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब स्किल के कितने लगे ना, किसमें, ये हमें दिया ही नहीं हुआ, यही तो सम है। 432 इज स्टैंडर्ड, ये तो आपका स्टैंडर्ड मिक्स है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो फिल करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये टेबल भरने के लिए हमें और क्या चाहिए वो निकालेंगे। ये हमें 360 हमने कैलकुलेट किया कि 40 आवर का गैंग है, और उसने एक्चुअल प्रोड्यूस कितने किए हैं 270 की, ये इसकी एक्चुअल आउटपुट है। तो उसका मतलब नॉर्मल लॉस वॉस की तो कोई बात नहीं की, इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स की आउटपुट कितनी है 270। क्लियर? रेट दिया हुआ इसका 631, इसका रेट दिया हुआ है 722। अब इसको उस रेशो में बांटेंगे, 270 को 432 के रेशो में बांटेंगे, 270 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 120, 120, ये आ जाएगा 3 इंटू 90, और ये आ जाएगा अपना 30 इंटू 1 30 इंटू 2 60। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, अभी ये भी निकल गया अपना 720 270 60, कितना हुआ 729 1050। अब और नहीं हमें कुछ दिया हुआ, अब हमें इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल वर्कर हैं जो, वो 2 टाइम्स एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल वर्कर हैं, तो इन दोनों में से एक निकल जाए फिर बात खत्म। अब हमें दिया हुआ कि रेट वेरिएंस ऑफ सेमी स्किल वर्कर इज 160, कि सेमी स्किल वर्कर का रेट वेरिएंस है जो 160 है, ये दिया हुआ है, वेरिएंस दे रखा है तो ये दे रखा है, तो ये निकाल लेंगे हम। रेट वेरिएंस कैसे निकलता है ना, रिवाइज पे अभी नहीं आए, ये रेट है ना, रेट आता है अपना, हाँ स्टैंडर्ड आवर्स कितना, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस, नहीं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर, ये कितना है हमारा 160 फेवरेबल है। स्टैंडर्ड आवर कितने हैं, स्टैंडर्ड रेट क्या है 3, एक्चुअल रेट क्या है 2, ये हमारा एक्चुअल आवर इज इक्वल टू 160, 3 माइनस 2 1 इंटू एक्चुअल आवर इज इक्वल टू 160, तो ये एक्चुअल आवर कितने आ गए 160, ये किसके आए सेमी स्किल के, तो सेमी स्किल के यहां पे आ गए 160 इसके आ गए। अब उन्होंने बोला है कि द एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल वर्कर इज 2 टाइम्स द एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल, तो अनस्किल कितने रह गए 80, और वो कितने आ गए 120, एक्चुअल ये आ गए 120, बस यहां तक आपका सम था। देर आफ्टर हम कुछ भी निकाल लो।
बट अपन इसके हिसाब से प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ने क्या क्या पूछा हुआ है, द रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी। अब ये वर्किंग पार्ट का हिस्सा नहीं आएगा, आपने प्रेजेंटेशन ऐसे देनी है नंबर पॉइंट 1 करके, द नंबर वर्किंग ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी। फिर आपने पहले बताना है कि दिस वेरिएंस जो हमने निकाला है कि ये ऐसे आएगा, ये आ गया। फिर ये भी लिखेंगे कि अनस्किल्ड कैसे आया, उसको हम लिखेंगे वन एक्चुअल नंबर इन लेबर इज डबल द टाइम ऑफ दिस 160 डिवाइडेड बाय 2 ये 80 आया। और थर्ड कैसे आया स्किल, वो हम लिखेंगे कि टोटल आवर इज 360 और ये हमने कैलकुलेट करी है, दिस इज ए बैलेंसिंग फिगर। आपको इसकी ऐसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे तो सोच लिया कि ऐसे कर लिया, बट ये ऐसे नहीं करना, क्योंकि उनकी मेन रिक्वायरमेंट है कि आप नंबर ऑफ वर्कर बताओ। तो जब उसने नंबर ऑफ वर्कर पूछा तो आप उसको पूरी प्रेजेंटेशन दोगे। सबसे पहले आप इसकी कैलकुलेशन देंगे कि हमने 160 दिया हुआ है, उससे हमने ये आवर 160 निकाल लिए। देन हमने अनस्किल निकाल लिया, दैट इज गिवन कि वो उसके हाफ है तो इसलिए वो 60 है। टोटल नंबर हमारे पास 360 है, इसलिए वन बैलेंसिंग फिगर 120 है, क्योंकि जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है उसको आपने, मतलब ये आप ध्यान में रखना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, आपके इतनी टिप्स पे हो जाएगा कि वो आप 2 मिनट में वेरिएंस तो निकाल लोगे कैलकुलेटर पे। बट अब मार्क्स मिलने हैं हमें प्रेजेंटेशन। आप फिक्स्ड ओवरहेड करेंगे, 2 मिनट में आप फिक्स्ड ओवरहेड निकाल लोगे कि यार ये ऐसा दिया है, दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड, ये इतना इतना होना चाहिए। बट देयर आफ्टर मार्क्स हमें मिलेंगे प्रेजेंटेशन की, उसको हमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी। यहां तक क्लियर है? अब कुछ भी निकाल लो। रिवाइज्ड एक्चुअल आवर इसके रेशो में बांटने हैं कि 360 आवर लगे हैं तो किस रेशो में लगने चाहिए थे, 432 की रेशो में। ठीक है ना, यहां पे आएंगे 360 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 160, 360 इंटू 3 divided by 9 120, 360 into 2 divided by 9 बस। उसके बाद तो गैंग वेरिएंस है, सब एफिशिएंसी वेरिएंस है, टोटल ये सारे क्लियर है। यहां तक मटेरियल लेबर सारा यहां तक, ये मटेरियल और लेबर का है जो अपन अब तक सम किए हैं, ये आपको कभी भी एग्जाम में सम नहीं आएगा क्योंकि वो तो बेसिक सम्स हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये थोड़ा सा लेवल का आपका सम बनता है कि ये आ सकता है 3-4 नंबर का। अब हम कल लेक्चर में करेंगे फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, वो हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा। कल हम थोड़ा सा लेक्चर बड़ा रखेंगे क्योंकि मेरे को भी ऑफिस नहीं जाना है, आधा पौना घंटा बड़ा रखेंगे। कल हम सारा फिक्स ओवरहेड डिस्कस करेंगे। कल सैटरडे है ना, हाँ कल अपना लेक्चर यही रखा करेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो कल अपन वो सारा डिस्कस करेंगे फिक्स ओवरहेड। देर आफ्टर फिर हमारे पास आएंगे जो आपके लेटेस्ट सम्स हैं, वो उसमें कंप्लीट रिकॉन्सिलेशन आएगा कि ये आपको दिया होगा, बैलेंसिंग फिगर दी होगी, बट आपने यहां तक ये कैलकुलेशन क्लियर कर लेनी है कि ये आपको सब पता है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है। अभी आपने जो भी वेरिएंस निकालना है अपने माइंड की कैलकुलेशन से पहले कैलकुलेट कर लेना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, सो दैट कि आप कैलकुलेशन करो तो आपको पता लग जाए। कई बार हम गलती से कोई चीज आगे या पीछे कर लेते हैं, उसमें कोई गलती नहीं। ठीक है।